हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। सो दोस्तों, आज है हमारा थर्ड सेशन। अगेन आज के सेशन में 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके काम की बात बता दूं दोस्तों कि अगर आप कोई अकाउंटेंसी का कोर्स विंग्स ए उड़ान हमारे चैनल से ले रहे हो तो आपको टाइप करना है किरण सर। ये कूपन कोड आपको दे रहा हूं, ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, एक 900 MCQs की PDF है अकाउंटेंसी की और 10 मॉक टेस्ट है अकाउंटेंसी के, जिसमें 500 क्वेश्चंस हैं, यानी हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं विद एनालिसिस वीडियोस। ये दोनों चीज़ें दोनों ऐप पर अवेलेबल हैं, किरन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर भी और विंग्स ए उड़ान की ऐप पर भी। जो 900 MCQs की PDF है उसके एनालिसिस वीडियो जो हैं हमारे दूसरे चैनल यानी किरन्स कॉमर्स जोन पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी वीडियोस मैं उसी चैनल पे करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला MCQ हमारा जो है, इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर द ऑडिटर नीड नॉट एग्रीड टू द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि उसको ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। देखिए, पहला जो है गुड्स वर्थ ₹450 रिटर्न टू सप्लायर एंड सप्लायर अकाउंट क्रेडिट। हमने सप्लायर को गुड्स वापस की और सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, जबकि होना ये चाहिए कि सप्लायर का अकाउंट हमें डेबिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये एरर जो है ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है। सेल बुक अंडर कॉस्ट, अगर हमने सेल बुक, आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट, अगर मान लो सेल्स बुक्स मैंने अंडर कॉस्ट रखी, अंडर कॉस्ट का मतलब मान लो अगर 5000 की सेल थी, गलती से मैंने 4000 रख दी, तो ये एरर भी 1000 का डिफरेंस आ गया, ये एरर भी ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा। पोस्टेज अकाउंट 160 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन ट्रायल बैलेंस, पोस्टेज का कोई अकाउंट था, कोई एक्सपेंस था, मैंने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, यानी 160 रुपये मुझे यहाँ लिखने थे लेकिन नहीं लिखे, तो इससे भी 160 रुपीज़ का फर्क आ जाएगा। यानी ये तीनों ऐसे एरर हैं, अगर हमने कमिट किए होंगे तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी, हम पकड़ लेंगे। लेकिन इनमें से कौन सा एरर है जिसके लिए ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है? क्योंकि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है नहीं पकड़ पाता। हमारी दोनों साइड्स जो हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आती हैं, लेकिन तब भी कुछ ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। तो हमें वही बताना है कि जो हमारा ऑडिटर है उसको किस एरर के लिए ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एरर ट्रायल बैलेंस पकड़े नहीं पाता तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है। तो कौन से एरर के लिए जरूरत नहीं है? तो आंसर इज फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ₹12,000 हैज बीन डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, क्यों जरूरत नहीं है ये भी मैं बता देता हूं। भाई, कुछ ऐसे एरर्स हैं जो होते हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता, बना भी लेंगे नहीं पता चलेगा, उनमें से ये एरर है। क्यों है? देखो, मैंने फर्नीचर परचेज किया, एक्चुअली में मुझे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 12,000, बराबर है, लेकिन गलती से मैंने फर्नीचर की जगह ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया 12,000। अब मुझे बताओ, अमाउंट तो मैंने सही जगह लिखा है ना, मैं इधर क्या लिख रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस से फर्क पड़ता है जब मैं यहां पर जो अमाउंट लिखने वाला हूं वो गलत लिख दूं। अमाउंट तो मैंने सही जगह लिखा, सही अमाउंट लिखा, तो इससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बना भी लेंगे तब भी नहीं पड़ेगा। तो ये वो एरर है जिसके लिए ट्रायल बैलेंस की एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, या टोटल सेम आ जाए ये देखना मतलब जरूरी नहीं है। ऐसे एरर को क्या कहते हैं? ऐसे एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देना या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा देना, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। वन साइडेड एरर्स आर डिस्क्लोज्ड बाय, वन साइडेड एरर्स आर डिस्क्लोज्ड बाय। वन साइडेड एरर कौन डिस्क्लोज करता है? अभी बात कर रहे थे, जो पहले 3 हमने पढ़ी इससे पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन की, उसमें वो वन साइडेड ही थे। तो वो कौन पकड़ता है? ट्रायल बैलेंस। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Goods worth ₹200 returned by Ajay were taken into stock but no entry was passed is an error of। अजय ने हमें गुड्स वापस की थी 200 रुपये की, हमने वो रिकॉर्ड ही नहीं की। कौन सा एरर होगा? एरर ऑफ कमीशन? नहीं, एरर ऑफ कमीशन नहीं। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि हम रॉन्ग
जो हमारा साइड है, मतलब मान लो ये आपका ट्रेडिंग सॉरी ये आपकी लेजर है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। मान लो मैंने राम को डेबिट करना था 500 से, लेकिन गलती की मैंने राम की जगह किसको डेबिट कर दिया, श्याम को। कि जो अमाउंट है मैंने सही जगह लिखा, डेबिट में लिखना था सही जगह लिखा, मैंने डेबिट में ही लिखा, लेकिन अकाउंट जो है वो गलत यूज किया, राम की जगह मैंने किसको लिख दिया, श्याम को। तो ऐसे एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, कि जब आप जो अमाउंट है, फिगर है, वो तो सही जगह रिकॉर्ड करो, डेबिट किए तो डेबिट में रिकॉर्ड करो, क्रेडिट किए तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, लेकिन जो अकाउंट यूज कर रहे हो वो गलत यूज करो, उसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन किसे कहते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, पार्शली या होली रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो यहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही, इसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन, सॉरी ओमिशन। कंपनसेटिंग एरर किसे कहते हैं, भाई एक एरर जब दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे। फॉर एग्जांपल मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट साइड है, सपोज करो कोई राम का अकाउंट, चलो अब नाम राम का ही चढ़ गया मुंह पे, तो राम का अकाउंट मैंने यहां पर 1000 रुपया लिखना था, लेकिन मैंने 100 रुपया लिखा। और एक शाम का अकाउंट था, ठीक है, वो मैंने मान लो वो भी 1000 लिखना था, लेकिन वहां पे भी 100 लिखा। अब 100 मैंने यहां कम लिख दिया, सॉरी 900 मैंने यहां कम लिख दिया और 900 मैंने यहां कम लिख दिया। तो एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट किया, और फाइनली जब हमने टोटल किया तो दोनों से बराबर निकली। हालांकि दोनों में गलती है, लेकिन क्या किया, एक गलती ने दूसरी गलती को छिपा दिया। ऐसे एरर को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। और एरर ऑफ प्रिंसिपल अभी मैंने इससे पहले बात की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, इसमें से कौन सी है जो लाइबिलिटी का पार्ट होंगी बैलेंस शीट के अंदर। क्रेडिटर्स, यस, जिनको हमने उधार में सामान बेचा वो क्रेडिटर्स है। डिविडेंड पेबल, एनीथिंग पेबल इज ए लाइबिलिटी, कि अभी पे करना है, कंपनीज जो शेयर्स पर पार्ट ऑफ प्रॉफिट देती है उसको डिविडेंड कहते हैं, और अगर वो पेबल है इट मीन्स अभी पे करना है, तो ये भी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, मतलब सर्विस ले ली, पेमेंट नहीं की, अगेन लाइबिलिटी है, इसलिए आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। Which is the accounting concept that requires closing stock to be credited to balance sheet? चलिए आज चेक करते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितना आपने पढ़ा है। ये पूरी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ना, पूरा एमसीक्यू। यहां पर एक गलती हुई है, टाइपिंग वाले ने कुछ गलती की है, जरा बताओ गलती क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो, मैं 10 सेकंड वेट करता हूं, 10-15 सेकंड। आप देखो इसमें कुछ गलती है कहीं पर, आप मुझे बताओगे क्या गलती है। एक्चुअली मैं ठीक करवा देता, लेकिन जानबूझ के ठीक नहीं करवाई। मैंने कहा चलो आपका देख लेते हैं कि क्या लेवल है आपका। कोई गलती दिख रही है आपको, कमेंट बॉक्स में बता देना। ये नहीं जब मैं बता दूं उसके बाद कमेंट करो, पहले ही बता दो। चलिए, मुझे लगता है काफ़ी टाइम दे दिया। Which is the accounting concept that requires closing stock to be, गलती कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्रेडिटेड टू बैलेंस शीट, कि क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में क्रेडिट किया जाए। मज़े की बात यह है कि बैलेंस शीट की कोई साइड नहीं होती, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। याद रखना, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, ना कि अकाउंट। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, क्रेडिटेड टू नॉट बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है, लाइबिलिटी साइड होती है। तो कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है, और बिजनेस उसी के बेस पे एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में बांटा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस ओनर से अलग है, हमें कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, भाई आप रेवेन्यू को यानी इनकम को तब रिकॉग्नाइज करोगे जब फाइनली सेटलमेंट हो जाएगी किसकी, गुड्स की या सर्विस की। जब आप गुड्स या सर्विस दे दोगे तब आप अपने रेवेन्यू को एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे या रिकॉर्ड करोगे। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता था कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को हमें मैच करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना है। उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जो हमारा स्टॉक है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं या फिर बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा मैचिंग कंसेप्ट।
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कंपेयर्स ए बैंक स्टेटमेंट विद। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है, एक बैंक स्टेटमेंट को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? आपके सामने ऑप्शंस, कैश पेमेंट जर्नल, कैश रिसिप्ट जर्नल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश बुक। ये मुझे लगता है सबको पता ही होगा, कैश बुक, लेकिन किस कॉलम के साथ? विद बैंक कॉलम के साथ, ना कि कैश कॉलम के साथ। बढ़ते हैं आगे की ओर। एनएसएफ मार्क्ड इन चेक सेंट बाय द बैंक इंडिकेट्स। भाई जो एनएसएफ कभी हमारे चेक पे लिखा होता है बैंक ने, उसका क्या मतलब है? चेक हैज बीन फॉर्ज्ड, ए बैंक कुड नॉट वेरीफाई द आइडेंटिटी, नॉट सफिशिएंट फंड, ए चेक कैन नॉट बी इन कैश बिकॉज इट इज इलीगल। एनएसएफ, यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई मेरी तरह अकाउंट खाली है, पैसे नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस है 50,900। आगे लिखा है कंपैरिजन ऑफ पासबुक एंड कैश बुक रिवील्ड द फॉलोइंग। क्या कहा? चेक डिपॉजिट ऑफ ₹1000 वाज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। आउट ऑफ चेक ऑफ ₹10,000 इशूड ओनली चेक अमाउंट ₹7,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए हमारे पास कौन सा बैलेंस दिया है? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ये प्लस में है। डेबिट बैलेंस होता तो नेगेटिव बैलेंस कहलाता, अभी क्रेडिट है तो प्लस में है। अब देखिए मैंने आपको कल के सेशन में भी एक चीज बताई थी कि कैश बुक और पासबुक दो हैं। अगर मुझे पासबुक का बैलेंस दिया है तो मुझे ये देखना है कि कैश बुक के अंदर क्या हो रहा है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है उससे हमारे कैश बुक के बैलेंस पे क्या असर पड़ रहा है। उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर मेरा कैश बैलेंस बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो मैं प्लस कर दूंगा, यहां पर भी माइनस हो रहा है तो माइनस कर दूंगा। अब आते हैं जरा स्टेटमेंट पे। लिखा है चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹1,000 वाज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। हमने एक चेक जमा करवाया था, डिपॉजिट करवाया था बैंक में, लेकिन अभी तक बैंक में पैसे नहीं आए। अगर हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया था, इसका मतलब कैश बुक को हमने प्लस किया होगा, कैश बैलेंस हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या किया हमने? प्लस। तो मैंने क्या कहा था? जो यहां हो रहा है वही करना है। अगर यहां कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से, तो हम भी बढ़ा देंगे। अब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, कितने का चेक डिपॉजिट किया था, ₹1000 का, मैं यहां ₹1000 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 51,900। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ चेक ऑफ ₹10,000 इशूड। भाई चेक इशू किए, इसका मतलब मैंने क्या की थी? मैंने पेमेंट की थी। जब हम पेमेंट करेंगे तो मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो माइनस होगा, ये आप सबको पता है। तो साइन तो है माइनस का। मैंने 10,000 के चेक इशू किए थे, लेकिन 7,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसमें से 10,000 में से 7,500 की सेटलमेंट हो गई, 7,500 की सेटलमेंट हो गई। यानी किसकी सेटलमेंट नहीं हुई? हमेशा याद रखना, जिसकी सेटलमेंट नहीं हुई वही फिगर लेनी है। 2,500 की सेटलमेंट नहीं हुई तो क्या करना है? मुझे इसको माइनस करना है, क्योंकि चेक इशू किए, बैलेंस कम हुआ, बैलेंस कम हुआ तो मुझे भी यहाँ पे भी कम करना है। तो कितना माइनस करूंगा? 25। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ भाई, इतना टाइम नहीं है। 0 0 9 में से 5 गए 4, 11 में से 2 गए 9, 49,400 हमारा आंसर है। और कहाँ गया ये आंसर? ये रहा, सी इज द राइट आंसर। चलिए जी बड़े आगे की तरफ। इन कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ ₹5,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड। कैश बुक में हमने बैंक के चार्जेस थे 5,000 के, नहीं रिकॉर्ड किए। नेम द करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट। हमें क्या बताना है? कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट होगी, याद रखो, करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट। अगर बैंक चार्जेस हमारे 5,000 पे कटे, यानी बैंक बैलेंस हमारा माइनस हुआ, तो मुझे बैंक बैलेंस को किसके साथ टैली करना है? कैश के साथ। तो अगर बैंक से 5,000 रुपया कटा तो मुझे कैश से भी काटना पड़ेगा। और जब आपको पता है, जब हम कैश बुक बनाते हैं, ये मेरी कैश बुक है, ये साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड रिसिप्ट के लिए, क्रेडिट साइड किसके लिए होती है? पेमेंट के लिए। तो इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी, माइनस करना है। माइनस करने के लिए मुझे कौन सी साइड में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। सो इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट होगा। क्यों? बैंक से भी कटा, कैश बुक से भी काटना है, काटने के लिए मुझे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है, और पेमेंट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। सो आंसर इज ए। चलिए जी आगे क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज टू पार्टनर। पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अगर हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पार्टनर को तो क्या होगा? क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट,
करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट तो नहीं किया जाता भाई, डेबिट किया जाता है। नॉट शोन इन करंट अकाउंट, नहीं शो तो किया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि शो नहीं किया जाता है। डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ असल में क्या है, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप याद है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, अगर नहीं याद तो मैं बता दूं, ये जो साइड होती है इसमें पार्टनर के एक्सपेंसेस लिखते हैं और ये साइड डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम्स। तो अगर हमने पार्टनर्स को उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया, उनसे लिया, तो एक्सपेंस को हम इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही इस तरफ आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, आप देखो डेबिट किया, तो डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे, व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज। सबको पता होगा मुझे लगता है, रिटन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर। भाई अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, यानी ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वर्बली है, तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। रूल्स मैंने सिखाए थे कि अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट को इक्वली ही बांटना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। चलिए जी नेक्स्ट, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें से कौन सा है जो पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर नहीं है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, हाँ भाई ठीक है, पार्टनरशिप आसान है फॉर्म करना। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइफ, यस लाइफ लिमिटेड हो सकती है इसकी, क्योंकि कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती हैं जो किसी प्रोजेक्ट को लेके बनती है, भाई ये प्रोजेक्ट हमें ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, जैसे प्रोजेक्ट खत्म पार्टनरशिप खत्म। म्यूचुअल एजेंसी, बिल्कुल म्यूचुअल एजेंसी है, पार्टनर एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, प्रिंसिपल की तरह भी। तो कौन सा फीचर नहीं है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। चलिए जी नेक्स्ट इज, इफ ओपनिंग कैपिटल इज रुपीज 0, अरे वाह, किसने 0 से बिजनेस शुरू किया, हो सकता है भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एंड क्लोजिंग कैपिटल इज 5000, देन प्रॉफिट और लॉस इज, अगर किसी ने 0 रुपये लगाए और उसका 5000 बन गया, तो सिंपल सी बात है ना भैया कि 5000 उसका प्रॉफिट हुआ है, वो कहां से बन गया, 5000 का प्रॉफिट हो गया। चलिए जी नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज, क्या कहते हैं उस स्टेटमेंट को, क्या कहते हैं उस स्टेटमेंट को, कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। चलिए जी नेक्स्ट इज, इफ डेटर बैलेंस वाज 2000 एट 1 Jan 2022, यानी हमारे पास जो ओपनिंग डेटर हैं, डेटर के कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, तो 1 जनवरी को मेरे डेटर थे 2000 के, यानी मुझे 2000 रुपये लेना था। अच्छा मैंने क्रेडिट सेल की कुछ और, 1000 की और क्रेडिट सेल की, अच्छा तो 1000 की मैंने क्या कर दी, क्रेडिट सेल कर दी, और अच्छा कुल मिला के अब मेरे पास डेटर हो गए 3000 के, 2000 मैंने पुराना लेना था, 1000 रुपये की और सेल कर दी। एंड द टोटल पेमेंट ऑफ रुपीज 1500 वर रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से मुझे 1500 मिल गया, रिसीव कितना हुआ, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, 1500 मुझे मिल गया। ठीक है, तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटर अकाउंट बैलेंस ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग डेटर कितने होंगे। लो भाई आंसर रहा आपका 1500, हमारे साल के एंड में कितने डेटर्स बचे, 1500। What do we understand from financial statement? क्या है financial statement? A group of reports regarding the organization's various financial aspect. Yes. A group of reports regarding the employees' data. A collection of report pertaining to the organization vision and mission. None of the above. देखिए क्या है financial statement, क्या है? What do you understand from financial statement? A group of report regarding organizations वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ए ग्रुप ऑफ रिपोर्ट रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज डाटा, नहीं भाई एम्प्लॉइज का डाटा क्या करना है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता, मैंने शायद गलत बोल दिया था। तो ग्रुप ऑफ रिपोर्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यानी वही ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल रिपोर्ट का पार्ट है। द रिपोर्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस ये है। द रिपोर्ट विद डिटेल अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वही बैलेंस शीट वगैरह के बारे में बात हो रही है। द रिपोर्ट रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ कैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस ऑल ऑफ द अबव, भाई ये सारी ही है। अच्छा भाई
तो ऑल ऑफ द अबव ये सारी ही बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आती हैं। चलिए जी मूव करते हैं आगे की तरफ। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशन है? देयर कैन बी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द इन्वेस्टर्स। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब एक तो आप इसको कह सकते हो थ्योरेटिकल और मैनिपुलेटिव इंटरप्रिटेशन हो सकती है एज पर इन्वेस्टर। यस, ये लिमिटेशन है, ऑफ कोर्स है। देयर मे बी मैनिपुलेशन डन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच दैट द रियल प्रॉफिट लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉट शोन द इन्वेस्टर्स। हाँ, मैनिपुलेशन भी हो जाती है, मैनिपुलेट भी किया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, ये भी है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये लिमिटेशन तो नहीं है भाई, ये तो डिटेल कैश का फ्लो के बारे में बात हो रही है, तो ये लिमिटेशन कहाँ हुई? बोथ एंड बी, यस, डी इज द राइट आंसर भाई, दोनों ही हैं, बोथ ए एंड बी। चलिए भाई आगे की तरफ, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस कैन नॉट बी कॉल्ड एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन, हमें जो 4 ऑप्शन दी गई हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन जो है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहा जाता? इनकम स्टेटमेंट, कंपनीज विजन, बैलेंस शीट, कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 तो हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी नहीं है? कंपनी का विजन क्या है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स, इसमें से कौन सा है जो प्रोग्रेसिव टैक्स है? भाई प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जिसमें आपकी जितनी इनकम उतना टैक्स, मतलब इनकम कम तो कम टैक्स, ज़्यादा इनकम तो ज़्यादा टैक्स। तो इसमें से कौन सा है? दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को ही हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। चलिए जी नेक्स्ट इज द क्रेडिट सेल ऑफ कैश बुक इज, सॉरी क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज। कैश बुक की क्रेडिट साइड कौन सी होती है? भाई बहुत आसान है, आपको पता है ये कैश बुक, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड किसके लिए होती है? रिसिप्ट्स के लिए। क्रेडिट साइड किसके लिए होती है? पेमेंट के लिए। तो क्या पूछा गया? क्रेडिट साइड किसके लिए है? पेमेंट के लिए, द पेमेंट साइड। ए कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स माइनर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस इज, वो कैश बुक जिसमें माइनर यानी छोटे छोटे एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? आप सबको पता ही है कि पैटी कैश बुक जो होती है उसमें हम छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, इनकम से नहीं रिकॉर्ड करते। ये भी याद रखना कि कैश बुक में इनकम से रिकॉर्ड नहीं होती, पैटी कैश बुक में, नॉट कैश बुक। द सेकेंडरी मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म इन विच, सेकेंडरी मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ए only earlier allotted securities are being traded among investors, investor trade in new securities, individually cannot participate, none of these। देखिए वो मार्केट जिसमें पहले से जो सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं या स्टॉक एक्सचेंज पे हैं उनको ट्रेड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जिसमें फर्स्ट टाइम हम कोई शेयर्स लेते हैं वो होती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या प्राइमरी मार्केट। चलिए जी नेक्स्ट इज हाउ मेनी कॉरपोरेशंस आर इन्वॉल्व इन द BSE सेंसेक्स। भाई ये 30 हैं और ये मुझे भी आज ही पता चला है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डू यू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। भाई सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उन सबका टोटल अगर हम करें तो बनती है प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब था टोटल कॉस्ट, ये मैंने कल के वीडियो में बताया है, देख सकते हो आप जाके वीडियो। व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग डू टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेक यूज ऑफ, ये भी मैंने कल करवाया था, शायद अपने क्वींस कॉमर्स के वीडियो में है। तो क्या था? व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग डू टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेक। टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी कॉस्टिंग की जाती है? दैट इज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? जिसमें हम बैचेज में यानी बल्क में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो टॉय मेकिंग जो इंडस्ट्री है उसके लिए बैच कॉस्टिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वॉचर्स। इसमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग वॉचर है? पेमेंट वॉचर, रिसिप्ट वॉचर, सपोर्टिंग वॉचर, सारे ही हैं भाई, ये सारे अकाउंटिंग वॉचर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो डी ऑल ऑफ द अबव। Raman purchased good for ₹60,000 from Suresh on credit, but some of these goods are damaged. Which of the following document would Raman return to Suresh along with the damaged good? रमन ने गुड्स खरीदी थी, कुछ गुड्स डैमेज हैं, अब बताना है कि रमन जब वो गुड्स वापस करेगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा
वो इशू करेगा। क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट? डेबिट नोट। ठीक है, तो रमन जो परचेजर होता है वो डेबिट नोट इशू करता है, सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है। याद रखो इस चीज को। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट, और अब हम पहुंचेंगे लास्ट एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज / आर ट्रीटेड एज ए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जब वो पार्टनरशिप डीड है ना वो दोबारा कब बनती है? दोबारा कब बनती है? एडमिशन के समय, यस, क्योंकि नया पार्टनर आया तो डीड दोबारा बनानी पड़ेगी भाई, पार्टनरशिप डीड, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होंगी। बिल्कुल, रिटायरमेंट के वक्त भी बनानी पड़ेगी, एक पार्टनर कम हो जाएगा तब भी बनानी पड़ेगी भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है तब भी बनानी पड़ती है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे दोस्तों आज के 30 एमसीक्यूज। नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।